एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9 लेके आया हूं। इसके पहले पार्ट का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आज हम इसके सेकेंड पार्ट के वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी को आज सेकेंड पार्ट से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं उनके ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9 पार्ट 2 के वीडियो को। वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव हमारे फर्स्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक था जिसको हमने डिस्कशन किया था। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। अगला स्लाइड जो है वो हमारा कहता है कि वैश्वीकरण के कितने प्रकार हैं। तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि यदि आपसे कोई पूछता है कि वैश्वीकरण के प्रकार के बारे में बताइए, वैश्वीकरण कितने प्रकार के होते हैं वो बताइए, तो वहां पे आप बताएंगे कि वैश्वीकरण जो है वो 3 प्रकार का मुख्यतः होता है। पहला है राजनीतिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है सांस्कृतिक। ये तीनों प्रकार जो है वो वैश्वीकरण के प्रकार में आते हैं, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए कि ये तीनों प्रकार कौन कौन से हैं। राजनीतिक प्रकार है, आर्थिक प्रकार है और सांस्कृतिक प्रकार है। तो आइए सबसे पहले जो टॉपिक हमारा डिस्कशन होगा वो होगा राजनीतिक प्रकार पे कि आखिर राजनीतिक प्रकार क्या है। यदि आपसे पूछा जाए कि वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रकार के बारे में बताइए तो वहां पे आपको बताना होगा राजनीति से जुड़े हुए वैश्वीकरण के मुद्दों को। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रकार के, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे। अगला स्लाइड है हमारा, पहला पॉइंट जो है हमारा वो है वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। इसमें क्या हुआ वो ध्यान से समझिए। राज्य की क्षमता में कमी आ गई। देखिए, जो राज्य का पावर था, शक्ति था, जो इसका ग्रोथ करने का पावर था, उसमें इसमें कमी देखने को मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण जब हुआ ना तो राज्य की शक्तियों में अभाव आ गया, कमी आ गई। इसके पावर में आपको कमी देखने को मिलेगा। अगर आपसे वैश्वीकरण के राजनीतिक कारण के बारे में बात किया जाए तो वहां पे सबसे पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके राज्य की क्षमता और शक्ति में कमी आ गई। कानून व्यवस्था बनाना तथा सुरक्षा तक ही सीमित। इसका काम क्या रह गया राज्यों का कि आप कानून बनाइए, सुरक्षा दीजिए। इसके अलावा इसके पास कोई और पावर नहीं था वैश्वीकरण को लेके। नेक्स्ट जो है हमारा वो कहता है बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक है। जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें क्या है कि सामाजिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक हो गया वैश्वीकरण। यहाँ पे राज्य की शक्ति कम हो गई, राज्य की क्षमता कम हो गई। और वैश्वीकरण के क्या कारण क्या हुआ, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आधुनिकीकरण हो गया, टेक्नोलॉजी ऊपर चली गई, हमारे पास ऑटोमेटिक हथियार आ गए, हम डिजिटल हो गए, हमारे यहाँ बहुत कुछ डिजिटल में बदल गया। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि आज पूरे भारत में जो सबसे अहम कागजात या प्रमाण पत्र या फिर सर्टिफिकेट की बात की जाए तो वो आधार कार्ड को बना दिया गया है। आधार कार्ड तो आप सभी जानते हैं ना, आधार कार्ड के बिना अभी कुछ भी संभव नहीं है। आधार कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब किन कारणों से हुआ? वैश्वीकरण के कारण से हुआ, डिजिटलाइजेशन के कारण हुआ। डिजिटल जब से हम बने हैं तब से हमारे पास अब आधार कार्ड है जिसके अंदर हमारा फिंगरप्रिंट, आई की रेटिना प्रिंटिंग, ये सब मौजूद है, जिससे सरकार कभी भी चाहे तो हमारी जानकारी को प्राप्त कर सकती है कि हमारा घर कहाँ है, हमारा पता कहाँ है। हम बैंक में अपना आधार कार्ड जब जोड़ते हैं तो इससे हमारे बैंक अकाउंट के डिटेल्स पे भी सरकार की नज़र होती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। वहाँ पे आप वैश्वीकरण के राजनीतिक कारण में इन सभी पॉइंट्स को बता सकते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। देखिए, आर्थिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना, इस पर भी वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है। वो कौन से प्रभाव है उसके बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं विश्व व्यापार संगठन के अधीन। देखिए, जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, जिन इकोनॉमिकल सिस्टम के हिसाब से हमारा देश काम कर रहा है, वैश्वीकरण के हिसाब से काम कर रहा है, इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है एवं विश्व व्यापार संगठन है, इन सभी के अधीन हो गए हैं हमें जब से हम वैश्वीकरण और ग्लोबलाइजेशन की तरफ गए हैं। हमें जो है हमारे भारत देश को या फिर जो भी और देश हैं उन्हें इनके अधीन होना पड़ा है, इनके नियम कानून के हिसाब से चलना पड़ रहा है हमको। और दूसरी बात यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आती है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण। ये जो बड़े बड़े संगठन है ना, जो बड़े बड़े संघ है, कौन? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं विश्व व्यापार संगठन। अब ये इनके द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, इनके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, हम उन्हीं कानूनों का पालन करते हैं। इन संस्थाओं में जो बड़े बड़े संगठन हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इस पे धनी, प्रभावशाली एवं विकसित देशों का प्रभुत्व है। विकसित और विकासशील,
मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है कि विकसित देश क्या हैं और विकासशील देश क्या हैं। तो विकसित देश जो है जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चाइना, चाइना नहीं है, चाइना तो अभी विकासशील देशों में ही आता है, लेकिन कुछ समय में वो भी विकसित देशों में आ जाएगा। तो ये जो बड़े बड़े धनी देश हैं, पूंजीपति देश हैं, पैसे वाले देश हैं, इनका प्रभाव है किनके ऊपर? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऊपर, विश्व बैंक के ऊपर, विश्व व्यापार संगठन के ऊपर, और इन्हीं के द्वारा गाइड करने के बाद ये जो बड़े बड़े संगठन है वो नियम और कानून बनाते हैं। वहां पे विकासशील देशों का ज्यादा वर्चस्व नहीं है, विकासशील बहुत पीछे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आधिपत्य और वर्चस्व विकसित देशों का है। आयात प्रतिबंधों में अत्यधिक कमी, जो मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तरीका है, इसमें इन्होंने बहुत कमी ला दिया है, इसके रूल रेगुलेशन को बहुत कम कर दिया है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल कर दिया है, ताकि आप आसानी से एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर सको। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि व्यापार हम तो बहुत कम कर रहे हैं, हम तो अपने यहाँ बस चीजों को खरीद रहे हैं दूसरे देशों के अंदर से बनी हुई चीजों को। जो विकसित देश है ना, उनका व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया है ग्लोबलाइजेशन के कारण। पूंजी के प्रवाह से पूंजीवादी देशों का लाभ, अब जो पैसे वाले देश हैं वो पैसे से पैसे बना रहे हैं, लेकिन हमारा देश गरीब है, हम विकास के रास्ते पे ही हैं अभी, तो इससे ज्यादा लाभ हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। इससे ज्यादा लाभ उन देशों को प्राप्त हो रहा है जो पूंजी वाले देश हैं, जिनके पास पैसा है, जो बहुत ही धनी देश हैं, उनको इन सब चीजों से ज्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। उनकी जो आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, वो ज्यादा मजबूत हो रहा है। समाजों में आर्थिक असमानता, लोगों के बीच में भी आर्थिक असमानता बढ़ रही है, क्योंकि बड़े जो लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, वो और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो सामाजिक असमानताएं हैं, समाज की जो दूरियां हैं, जो खाई हैं, वो और ज्यादा बढ़ रहा है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों के ऊपर भी ध्यान देंगे। अगला स्लाइड हमारा कहता है वैश्वीकरण जो हुआ उसके बाद जो हमारे संस्कृति पे प्रभाव पड़ा, ये अहम मुद्दा है और मैं इस मुद्दे पे ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि अभी के समय में हमारे समाज, हमारे देश की जो संस्कृति है, ग्लोबलाइजेशन के कारण, ये वैश्वीकरण के कारण बिल्कुल मटियामेट होने पे लगा हुआ है, ध्वस्त हो गया है। सबसे पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, विश्व में पश्चिमी संस्कृतियों को बढ़ावा। जो पश्चिम के देश हैं, जो पूंजीपति देश हैं, जो पैसे वाले देश हैं, जो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस हैं, इन लोगों की सभ्यता को, संस्कृति को ज्यादा बढ़ावा मिला है। इन लोगों की सभ्यता, संस्कृति को और देश ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। खाने पीने एवं पहनावे में विकल्पों की संख्या में वृद्धि। पहले हमारे भारत में ना ये चाउमीन, पिज्जा, बर्गर नहीं हुआ करता था। हम चाउमीन, पिज्जा, बर्गर नहीं खाते थे, मोमोस नहीं खाते थे, लेकिन अभी आप देखोगे शहरों को छोड़िए, गांव-गांव में, नुक्कड़ चौराहे, इन सभी जगहों पर आपको चाउमीन, पिज्जा, बर्गर आसानी से अवेलेबल है और लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। जबकि ये खान पान किन देशों का है? पश्चिमी देशों का है। उनके खान पान को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ इमेज भी सिलेक्ट किया है, जिसके माध्यम से मैं इन सभी चीजों को दिखाऊंगा। अगले पॉइंट में हम देखते हैं, ये इमेज जो है वो है हमारे खान पान को लेके, कि जो पश्चिमी देशों के चीजों को हमने एब्जॉर्ब किया है, उन सब चीजों को लेके है। यहाँ पे ये जितनी भी चीजें आपको खाने पीने की दिखाई दे रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें ये मक्के का भूजा समझ में आ रहा है। हमारे यहाँ इसे मक्के का भूजा के नाम से जानते हैं और शहरों में इसे पॉपकॉर्न कहते हैं। जो मक्के का लावा होता है ना, जो गांव के लोग हैं, जो गांव में मक्के का भूजा खाते हैं, उन्हें ही हम यहाँ पे पॉपकॉर्न के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे खाने के सामान में। हमें इन सभी चीजों में से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, हमें बस समझ में आया यहाँ पे ये पॉपकॉर्न। तो ये सभी खाने की सभ्यता जो है वो हमारे यहाँ कहाँ से आई है? हमारे यहाँ पश्चिमी देशों से आई है। हमारे यहाँ ये सब भोजन नहीं हुआ करता था। हम ब्रेकफास्ट में ये सब चीजें नहीं खाते थे, ना लंच में खाते थे, ना डिनर में खाते थे। हमारे भोजन करने का तरीका सात्विक था या मांसाहारी भी था। तो हम लोग चावल, दाल, सब्जी, रोटी सब्जी, दही, ये सब खाते थे, दूध खाते थे। लेकिन ये सब जो आपको पिज्जा, बर्गर, मोमोस दिख रहा है ना, ये सब हमारे पश्चिमी सभ्यता से आई है, जिसके बाद ग्लोबलाइजेशन के कारण ये सारी चीजें आई हैं। आज आप मैकडॉल देख रहे होंगे और भी बहुत सारे हैं खाने पीने के जो ये जंक फूड को बेचते हैं हमारे देश के अंदर, ये सब बाहर के देश से आए हैं। अगले स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये और भी कुछ खाने पीने के सामान है जो वो जंक फूड से ही रिलेटेड है। अब इसमें क्या है, ये आलू का कुछ समझ में आ रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये सब पश्चिमी सभ्यता से हमारे देश के अंदर आई है।
अगले स्लाइड में मैं आपको बताता हूं कि यह एक लड़की है। चलिए देखिए, इससे समझते हैं ये जिन चीजों का सेवन अभी कर रहे हैं ये सब कहां से आया। ये पश्चिमी देशों से आया, और शायद ये महिला भी पश्चिमी देश से ही बिलोंग करती है, क्योंकि इतनी गोरी चिड्डी महिला मतलब बिल्कुल अंग्रेजों जैसे हमारे भारत में कहाँ होती है। हमारे भारत का रंग रूप मेरे जैसा है, श्यावला। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ये जो खान पान है, ये खान पान करने का तरीका है, ये पश्चिमी देशों से हमारे भारतीय संस्कृति में आ गया है, और हम अपने खान पान को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। पहनावे की भी बात करें ना, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि जो कपड़ा है, जो वस्त्र है हमारा, इसमें भी बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। अगली स्लाइड में मैं आपको बता दूं, ये आपको फटा हुआ जींस दिखेगा। इसे हम अभी के समय में फैशन के नाम से जानते हैं, बहुत ट्रेंडिंग फैशन है। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये जो फटा हुआ है, इनके घुटने के पास यहाँ कुछ दरारें हैं, यहाँ कुछ छेद हो गया है, ऐसा महसूस होता है जैसे कुत्ते ने इसे नोच लिया है। लेकिन ये पश्चिमी सभ्यता का पोशाक है, कपड़ा है, ड्रेस है, जिसे पश्चिम के लोग ना बहुत ज्यादा चाव से पहनते हैं। हालांकि मेरे को ये सारी ड्रेसेस समझ में नहीं आती। कपड़ा तो तन ढकने के लिए होता है, अगर ऐसे में कपड़े फाड़ लो तो शायद मेरे पेरेंट्स बोलेंगे कि कपड़े नहीं है क्या तुम्हारे पास, नए कपड़े खरीद लो। उन्हें ये महसूस होगा कि ये मैं फटा हुआ कपड़ा क्यों पहना हूं। लेकिन आप जैसे जैसे मेट्रो सिटी या फिर बहुत ज्यादा फैशन के जो लोग होते हैं, उनके लिए बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत ही फैशनेबल कपड़ा माना जाता है। ये सिर्फ पुरुषों की बात नहीं है, मैं आपको महिलाओं से रिलेटेड भी कुछ चीजें दिखाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ महिलाओं से, ये देखिए, ये हमारे फिल्म स्टार हैं, ये हैं कोई होंगी, ये दीपिका पादुकोण हैं, ये कैटरीना कैफ हैं, ये भी कुछ होंगी। अब मैं ज़्यादा फिल्म स्टार सबसे नहीं मैं रूबरू, मतलब मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको इनके कल्चर के बारे में बताऊंगा। ये सब भारतीय महिलाएं हैं, और भारतीय महिला होने के बाद भी अगर आप इनके ड्रेसिंग सेंस को देखें तो ये कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों से कुछ ज़्यादा ही प्रेरित हो गई हैं, कुछ ज़्यादा ही एब्जॉर्ब कर लिया है पश्चिम के देशों के पोशाक को। और इनके पोशाक को देख के शायद आप शर्मिंदा हो जाएं, लेकिन ये वास्तविक बात है कि हमारी पोशाकें ऐसी नहीं होती थी। हमारी पोशाक साड़ी हुआ करता था, धोती कुर्ता हुआ करता था पुरुषों के लिए। लेकिन जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, वैश्वीकरण हुआ है, आप इन महिलाओं पर उन वैश्वीकरण का भूत आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। ये गौर से देखिए, ये ड्रेसिंग सेंस सही तो नहीं लग रहा, क्योंकि हम जिस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, हम जिस संस्कृति से हमारा नाता रिश्ता है, उसमें हमें बिल्कुल तन ढकने वाला कपड़ा चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं, पुरुषों के ऊपर भी, महिलाओं के ऊपर भी। अगली स्लाइड में कुछ पॉइंट्स और हम डिस्कशन करेंगे। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। जी हाँ, ये चीज ग्लोबलाइजेशन से बहुत बढ़िया हुआ कि पहले के समय में महिलाओं को उपभोग का वस्तु समझा जाता था, या फिर उन्हें इस तरह से रखा जाता, उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, क्योंकि सबको पता था कि वो आगे जाल के क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, चूल्हा चौकी करेंगे, पोछा मारेंगे। ये सोच था हमारे रूढ़िवादी लोगों का, पुराने विचारों के। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है ना, वैश्वीकरण हुआ है ना, तो महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। अब महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, और आज के समय में आप देखो तो महिलाएं भी जो हैं वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला के काम कर रही हैं। रॉक संगीत को पसंद किया जा रहा है। हमारे भारत के जो गाने हैं ना, उन्हें छोड़कर वो अंग्रेज जो है, जस्टिन बीबर है ना, हाँ ऐसा सिंगर है, और भी बहुत सारे हैं। ये जस्टिन बीबर का नाम मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कर रहा था ऑफलाइन क्लासेस में, तो एक बार जस्टिन बीबर का नाम आया। तब से मेरे को पता चल गया कि अंग्रेज कोई गायक हैं, पॉप स्टार वगैरह हैं, जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। अब मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं अंग्रेजी गाना नहीं सुनता, लेकिन हमारे भारत में भी देखा जाता है कि रॉक संगीत को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। वो अंग्रेजी में वाह 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 ऐसा करके कुछ गाना होता है। रूढ़िवादिता का अंत हो गया। रूढ़िवादी कहने का मतलब है जो पुराने सोच विचार के लोग थे, जो संस्कृति को ज्यादा वर्चस्वशील बनाना चाहते थे, उन लोगों की सोच का समाप्ति हो गया वैश्वीकरण के कारण। सांस्कृतिक धरोहर का भी खात्मा हो रहा है। जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया धरोहर था, या फिर जिन संस्कृतियों का हम मान सम्मान करते थे, इनका भी धीरे धीरे पतन हो रहा है। ये भी अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण। हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। विदेशी फिल्मों का चयन, अब ये तो बहुत ज्यादा
मतलब कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल की बात है। मैं आपको क्या बताऊं, हमारे जो हिंदी फिल्में होते हैं इन्हें अब लोग कम पसंद करते हैं। कम पसंद करने का भी कारण है कि जिस तरह से बॉलीवुड में ये नशाखोरी चल रहा है, नेपोटिज्म चल रहा है, जिस तरह से ये एक्ट्रेस और हीरो हीरोइन ड्रग्स कोकीन ले रहे हैं, इनके पास कोई कहानियां नहीं है, ये साउथ की फिल्मों की कहानी को कॉपी करते हैं, एक्टिंग के नाम पे ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपना बदन दिखा सकते हैं। जैसा कि पिछले स्लाइड में आपने देखा, ये सारी मोहतरमा कौन थी जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था, ये हमारे फिल्म की सुपरस्टार हैं, हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, जो आपको कहानी और ज्ञान तो दे नहीं सकते, बस सिर्फ और सिर्फ आपको अपने जिस्म दिखा के आपको लुभा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा था, पॉइंट है, जो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक कारण में आता है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भारत और वैश्वीकरण। जो ये ग्लोबलाइजेशन हुआ, इसके साथ हमारे भारत देश का क्या संबंध है। आजादी के बाद भारत ने संरक्षणवाद की नीति अपनाकर अपने घरेलू उत्पादों पर जोर दिया ताकि भारत आत्मनिर्भर बने। जब हमारा भारत आजाद हो गया, जब हम 1947 में आजाद हुए, तो हमारे देश के जो सुप्रीमो थे, उस समय के नेता थे, उन्होंने क्या किया, कहा कि संरक्षणवाद की नीति अपनाओ। संरक्षणवाद की नीति से यह मतलब बनता है कि हम अपने भारत में बने हुए चीजों और प्रोडक्टों का उपयोग करें और विदेश के प्रोडक्टों की ज्यादा उपयोग ना करें। जब हम अपने देश के प्रोडक्ट को खरीदेंगे, बनाएंगे, बेचेंगे, तभी तो हमारा देश आत्मनिर्भर होगा ना। आज चीन की इकोनॉमिक सिस्टम इतनी मजबूत क्यों है? क्योंकि वो सारी प्रोडक्ट अपने देश के अंदर बनाता है। इसलिए हम, जब ये भारत का संबंध आपको ग्लोबलाइजेशन के साथ पूछा जाए, तो आप बताइएगा कि 1947 के बाद जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, तो हम संरक्षणवाद की नीति को अपनाएं और हमने ये कहा कि हम अपने देश के अंदर बनाए गए चीजों का ही उपयोग करेंगे। 1991 में लागू की गई आर्थिक नीति द्वारा भारत वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ और खुलेपन की नीति अपनाई। 1991 में क्या हुआ कि हमने क्या किया, आर्थिक नीति द्वारा भारत में खुलेपन की नीति अपनाई, जिससे ये साबित हुआ कि अब बाहर के देश भी हमारे देश में आके व्यापार कर सकेंगे और हम अपने देश का प्रोडक्ट दूसरे देश में बेच सकेंगे। आज वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि जो है, इकोनॉमिक जो सिस्टम है, वो 7.5% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। लेकिन 1990 की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ 5.5% थी। मतलब जब तक हमने वैश्वीकरण और खुले द्वार की नीति नहीं अपनाई थी, तब तक हमारा 5.5% के हिसाब से वार्षिक रेट बढ़ रहा था। लेकिन जब 1991 में हमने ये नीतियां अपनाई, तो वो दर बढ़ के हो गया 7.5, जिससे हमें इजाफा हुआ है। अगला पॉइंट हमारा कहता है, स्लाइड में है, भारत के लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी जो है, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें भारत ने अपना खम्भा गाड़ के रखा है। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल कंपनी गूगल के सीईओ हमारे भारत से हैं। आपको मैं बता दूं, ट्विटर के सीईओ हमारे भारत से हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे भारत ने अपना झंडा गाड़ रखा है। मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में आप कह सकते हैं कि भारत से ज्यादा दिमाग वाला लोग आपको नहीं मिलेगा। तभी तो गूगल के आज जो सीईओ हैं वो भारत के हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचै, अब आपको इनके बारे में बता दूं, गूगल क्रोम का आपने यूज किया होगा, जो अभी डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ा एप्लीकेशन है, चाहे वो कंप्यूटर में हो या मोबाइल में हो, उसका निर्माण भी इन्होंने ही किया था। आज भारतीय लोग वैश्विक स्तर पर उच्च पदों पर आसीन होने में सफल हुए। जो भारत के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी बहुत ही हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत ही ऊपर के पोस्टों पे काम कर रहे हैं। तो ये सब किन कारणों से हुआ है? ये सब ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ है, वैश्वीकरण के कारण हुआ है। मैंने पहले पार्ट में भी आपको बताया था, अगर वैश्वीकरण से कुछ बुराइयां आई हैं तो बहुत सारी अच्छाइयां भी आई है। हमारे नागरिकों को रोजगार मिला है, हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पे व्यापार कर पा रहे हैं। हमारे भारतीय लोग दुनिया के सभी कोनों में फैले हुए हैं और अव्वल रूप से बड़ी बड़ी कंपनियों में कार्यरत हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है वैश्वीकरण के विरोध। वैश्वीकरण का विरोध भी हुआ, ग्लोबलाइजेशन के विरोध में भी लोग बोले। वामपंथी विचारक, अब देखिए वामपंथी क्या है? वामपंथी एक विचारधारा है। अब इन लोगों ने क्या किया, विभिन्न पक्षों की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य को कमजोर होने की चिंता है। वामपंथी लोग ने हैं वो, उन्होंने कहा कि जब से वैश्वीकरण आया है तब से हमारे राज्य जो हैं वो कमजोर होते जा रहे हैं। और ये बात कहीं ना कहीं हद तक सही भी है। वैश्वीकरण के कारण राज्य की शक्ति जो है वो सीमित हो गई है।
आर्थिक क्षेत्र में वो कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता एवं संरक्षणवाद का दौर कायम करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए कुछ ऐसे ठोस कदम उठाना पड़ेगा जिससे वैश्वीकरण तो रहेगा ही, लेकिन हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाएंगे। सांस्कृतिक संदर्भ में उनका कहना है, संस्कृति को भी लेके उनके मन में चिंता है, वो असंतोष हो रहा है उनके ऊपर कि परंपरागत संस्कृति को हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य और तौर तरीके हाथ से धो लेंगे। ये तो सच्चाई है। जब से वैश्वीकरण आया है, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, हमारे भारतीय मूल के लोगों पर इसका ज्यादा असर हुआ है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील होता है कि हम दूसरे की कॉपी बहुत जल्दी करते हैं, और ऐसा ही ग्लोबलाइजेशन के बाद हुआ है कि हम पश्चिमी देशों की संस्कृति को बहुत अपना रहे हैं। एक चीज समझिए ना कि शायद 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है। अब 14 फरवरी को जो ये वैलेंटाइन डे आता है, जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो मेरे को नहीं पता था कि ये वैलेंटाइन डे क्या होता है। सही बात कह रहा हूँ कि नहीं जानता था मैं कि ये वैलेंटाइन डे क्या होता है, लेकिन आज के समय में बच्चे बच्चे के मुंह पे वैलेंटाइन डे होता है। ये पर्व है या त्योहार है या पता नहीं क्या है, लेकिन इन दिनों बहुत सारे गुलाब के फूलों का आदान प्रदान होता है, और इसके आसपास बहुत सारी चीजें और हैं। चॉकलेट डे है, हग डे है, टेडी डे है, किस डे है, और वैलेंटाइन डे है, और फिर लास्ट में शायद ब्रेकअप डे भी आता है। तो ये सिस्टम जो है, ये पद्धति जो है, ये पहले नहीं था, हम लोगों ने पश्चिमी देशों से अपना लिया है। हमारे यहाँ होली, दीपावली, छठ, ये सारी चीजें होती है, पोंगल होता है, लेकिन ये हग डे, टेडी डे, वैलेंटाइन डे नहीं था। ये हमने पश्चिमी देशों से अब्जॉर्ब किया है और उसे हम बहुत अच्छे से मनाते भी हैं अपने देश में। हम अपनी संस्कृति को भले ही भूल जाएं, लेकिन दूसरे लोगों की कॉपी करना हम कभी नहीं भूलेंगे। और आज के समय में सही मायने में देखा जाए तो अब जिस क्लास में आप 12th में हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको इन सभी चीजों के बारे में पता होगा और आप अच्छे से जानते होंगे कि ये वैलेंटाइन डे किन मुद्दों के ऊपर। मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा, पढ़ाने के मुद्दे से मैं भटकना नहीं चाहूंगा। आगे की स्लाइड में मैं बढ़ता हूं। वर्ल्ड सोशल फोरम नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। एक संगठन भी है जो वैश्वीकरण का विरोध करता है, जिसका नाम है WSF, जिसे वर्ल्ड सोशल फोरम कहते हैं। ये इन्हीं चीजों के ऊपर काम करता है कि वैश्वीकरण से जो परेशानियां आम लोगों को हो रही है, एक देश में हो रही है, उनके आर्थिक स्थिति पे जो प्रभाव पड़ रहा है, या फिर उनके सांस्कृतिक या सामाजिक या राजनीतिक स्थिति पे जो प्रभाव पड़ रहा है, उसके ऊपर यह मंच कार्य करता है। 1999 में क्या हुआ, सिएटल में विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध हुआ। 1999 में जब विश्व व्यापार संगठन का मीटिंग हो रहा था, उसका विरोध हुआ, जिसका कारण आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों के विरोध में हुआ। ये व्यापार करने का जो तरीका है ना, इसमें क्या हुआ कि जो विकासशील देश है और विकसित देश है, इन दोनों का मनमुटाव हमेशा बना रहता है। शुरुआत चैप्टर से ही हम बात करते आ रहे हैं ना कि विकसित देश जो है वो विकासशील देशों पर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने तौर तरीकों से चलने की कोशिश करते हैं। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उस पर भी तो कहीं ना कहीं इन्हीं बड़े बड़े विकसित देशों का वर्चस्व है, जिनके तौर तरीके हम पे जबरदस्ती लाद दिया जाता है। इस कारण से 1999 में सिएटल में इसका विरोध बहुत ही जम के हुआ था। अगले स्लाइड में हम बढ़ते हैं। अब हमारा जो चैप्टर है वो पूर्ण रूप से यहीं पे समाप्त हो जाता है। ये हमारा पार्ट 2 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ये चैप्टर छोटा था, फिर भी मैंने इसे 2 पार्ट में आपको समझाया है, ताकि आप चैप्टर को देखने में बोर ना हो जाएं। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि इसमें दिए गए सभी मुद्दे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको किसी भी मुद्दे को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पे आज पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।